IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई गाइस चैनल पे आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास की हम लोग क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास हमारा जो है भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में मैंने बताया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया था। आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बीपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने बहुत बारीक से बताया है, एक एक करके बताया है, बिल्कुल क्रम से बताया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। लगातार मैं यूट्यूब पे लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट डालता रहता हूँ, वो पोस्ट भी आपको मिलती रहे, इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो है आप लगातार आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आने पाए। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपको साथ जो है लगातार आपको नए नए चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि जो है बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताया था। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और उनके द्वारा प्रमुख कौन कौन से कार्य किए गए हैं इनको जानेंगे। तो याद रखिएगा, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे जो है 1828 में, तो याद है ना, ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। लेकिन 1800 मैंने बताया था 1833 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो इनके समय क्या क्या काम होता मैंने कल बता दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं उनके बारे में और बता देता हूँ। बाकी चीज़ें मैंने कल ही बता दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे से जानना और समझना होता है। ठीक है, इनके बाद कौन आता है? चार्ल्स मैटकॉफ आते हैं 1835 से लेकर के 36 तक। और इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि इन्हें जो याद रखेगा, इन्हें इनके कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया गया था। इन्होंने जो याद रखना, जो समाचार पत्र है उस पर नियंत्रण हटा दिया गया था, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में लगभग 20 से 25 बार आ चुका है। तो ये बात याद रखना कि चार्ल्स मैटकॉफ क्या माना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से लेकर के 1842 तक। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। कब? तो 1839 से लेकर के 42 के बीच में। तो अफगान युद्ध किसके बीच में हुआ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में हुआ है। 1839 में जो है इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी। तो ग्रैंड ट्रक रोड को ही याद रखिएगा, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सड़क ए आजम था, जो कहाँ से कहाँ तक था ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये भारत का मैप है आपका, तो याद रखना ये आपका सोनार गांव कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखना सोनार गांव से ये जो है रोड कहाँ तक जाती थी? तो ये अटक तक जाती थी। अटक कहाँ है? ये पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो इसी को आज वर्तमान में NH2 कहते हैं। और याद रखना ये दिल्ली को और किसको? मुंबई को जोड़ता है। तो ये ग्रैंड ट्रक रोड का ही निर्माण कराया गया था, जिसका आज हम NH2 कहते हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ऑकलैंड जुड़े हुए हैं इनसे। यह बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो है इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति जो है ब्रिटिश संसद द्वारा दे दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 एग्जामों में कि कब जो है भारतीयों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड जो है एलिनबरो की बात कर लेते हैं, जो 1842 से 1844 तक थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इनके समय में। सिंध को अलग, सिंध जो है आज वर्तमान जो पाकिस्तान में राज प्रांत है वहाँ का, सिंध को अलग जो है 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है किसको मिलाया गया था? सिंध को। और सिंध जो है उस समय बम्बई में मिलाया गया था, ये भी याद रखना, बॉम्बे में स्थित था। और जो है 1935 के अधिनियम के तहत सिंध को बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। कब? 1935 के अधिनियम द्वारा। इसके अलावा दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय में हुआ था। तो भारत में जो दास प्रथा थी, याद रखना, उसे 1843 में वो एक्ट अर्थात नियम 5 के तहत इसको क्या कर दिया गया? दास प्रथा को रोक लगा दी गई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
इसके अलावा रविवार की जो छुट्टी होती है, इसकी शुरुआत कब की गई थी भारत में? तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी एलनब्रो के समय की गई थी, 1843 में ही की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है जो है पूछा आगे जाए, ठीक है, क्योंकि पूछा भी गया है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग याद रखना 1844 से लेकर के 1848 तक थे। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1845 से 46 में वो अंग्रेज विजयी हुए थे। तो याद रखना ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, और इसने भारत में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो नर बलि प्रथा याद रखना ये उड़ीसा की जो है आपका घोर जनजाति थी, उसी में याद रखना नर बलि की प्रथा थी। तो उसको क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, उसे मानव हत्या करार दे दिया, ठीक है। हम लोग बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, जो 1848 से लेकर 1856 में था। तो इसने भारत में बहुत सारे काम किए हैं। क्या क्या किया है? तो इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 में और 49 में। याद रखना सिख राज्य को हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य जो है का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था। तो महारानी विक्टोरिया को जो कोहिनूर हीरा भेजा गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय भेजा गया था। और सिख राज जो थे राजा रणजीत सिंह थे, उनके पुत्र का नाम था दलीप सिंह। तो उनसे ये कोहिनूर हीरा ले लिया गया और महारानी को भेजा गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा जो है विक्टोरिया महारानी के पास किसके शासनकाल में भेजा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भेजा गया था। इसके अलावा जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था के दौरान जो है 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन से? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान एक पहला हुआ था प्रथम रामनगर का युद्ध हुआ था, दूसरा जो है चिलियावाला का युद्ध हुआ था, और तीसरा गुजरात का युद्ध हुआ था चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। तो गुजरात एक पाकिस्तान में भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चिनाब नदी किनारे युद्ध हुआ था, ठीक है, और सिख पूरी तरह पराजित हो गए। और याद रखिएगा 1849 में जो है पूरी तरह से सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके समय मिलाया गया? डलहौजी के समय मिलाया गया। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इनके समय में, और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो 1852 में जो बर्मा देश है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और 1935 के अधिनियम द्वारा बाद में बर्मा को भारत से अलग किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? डलहौजी ने जो है सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। जो सिक्किम है उस पर अधिकार करने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में सिख राज पर कब्जा किसने किया था? डलहौजी ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा 1852 में ईस्वी में जो है इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जो है क्या कहते हैं जागीरों का पता करके उन्हें छीन लेना है। मतलब ऐसा है कि ऐसा कौन सा भूमिकर रहित जो जागीर है जो दूसरा कोई व्यक्ति उस पर कब्जा किया हो उसको ले लेना है और ब्रिटिश साम्राज्य मिला लेना है। तो इनाम कमीशन कब बनाया गया था? 1852 में। किसके समय बनाया गया था? डलहौजी के समय में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहला राज्य कौन मिलाया गया था? तो महाराष्ट्र का सतारा मिलाया गया था 1848 में। इसे हम कहते हैं गोद लेने की प्रथा की समाप्ति। तो गोद लेने की जो प्रथा की थी उसको किसने समाप्त कर दिया था? डलहौजी ने। कहीं न कहीं जाकर के 1857 के विद्रोह का यह कारण बन गया था। इसके अलावा इसने जैतपुर पर कब्जा किया, संभल पर कब्जा किया जो उड़ीसा में है, संभलपुर में। इसके अलावा इसने बघाट पर हम जो है कब्जा किया जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। उदयपुर आपका मध्य प्रदेश में। झांसी जो है कब? तो 1853 में, तभी झांसी की रानी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और नागपुर 1854 में। तो सबसे पहले जो है सतारक पर कब्जा किया गया था किसके तहत? तो गोद लेने की प्रथा अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के साथ। ये सिद्धांत कौन लाया था? तो डलहौजी लाया था। तो इसको हमें याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवध लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है और कोई बहाना नहीं मिल रहा था अंग्रेजों को इस पर कब्जा करने के लिए। तो उन्होंने आरोप क्या लगाया? कुशासन का आरोप लगा करके कब्जा कर लिया। और उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो जो है नवाब वाजिद अली शाह थे। तो जब वाजिद अली शाह को मार दिया गया तो इन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी नाम था बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, जो याद रखना शहादत खां था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित कर दिया गया था। तो जो तोपखाना कलकत्ता में था वो 1856 में डलहौजी कहाँ ले आया, मेरठ में ले आया। और सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया गया, सुरक्षित स्थान में बना दिया गया जहां जो है विद्रोही ना पहुंच सके। ठीक है। इसके अलावा इसने काम क्या किया, तो शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो पहले याद रखना सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में, फिर मद्रास में और फिर बम्बई में। साथ ही प्रत्येक जो है प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक भी की नियुक्ति की गई थी। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जुड़ा हुआ है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो 1800 जो है कब बना था, 1854 में बना हुआ था। ठीक है। इसके बाद डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार याद रखिएगा जो है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई थी। इसके अलावा इसने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी किसके समय हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, इसका काम क्या था, इसका काम था नहरों का निर्माण कराना, पुलों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण कराना। तो ये भी काम किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा जो है विभाग की भी स्थापना कराई थी। किसने, तो डलहौजी ने। तो डलहौजी ने भारत में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे राज्यों का विलय किया है, बहुत सारी नीति के माध्यम से किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसी के समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा की शुरुआत की गई थी। तो किसके बीच में, तो याद रखना कलकत्ता और आगरा के बीच में, कब, 1853 में। ठीक है। इसके अलावा इसने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। तो याद रखना जब ठंडी पड़ती थी तो राजधानी कलकत्ता होती थी, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो राजधानी शिमला हो जाती थी। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, तो पूछा जाएगा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। या आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था कब की गई भारत में, डलहौजी समय में 1853 में की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी, जो है जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से IIAS और IPS की परीक्षा, एक तरह से IAS कह सकते हैं। ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो सिविल सेवा का जो है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ शुरुआत हुई 1853 में, और 10 साल बाद 1863 में लंदन में जाकर के सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जो है ये परीक्षा को पास किया। ऐसा पहले व्यक्ति थे। और 1922 में इलाहाबाद में भारत और लंदन दोनों स्थानों पर 7 सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। तो पूछा जाएगा कि सिविल सेवा परीक्षा का भारत में केंद्र कहाँ था, सेंटर कहाँ था, तो इलाहाबाद में था। कब, 1922 में। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो कुछ क्षेत्रों में जो है नरबली प्रथा थी उसको रोकने का प्रयास किसने किया था, डलहौजी ने किया था। अब बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग 1856 में जब आए थे तो ये भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। ठीक है। लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन बन गए, तो लॉर्ड कैनिंग बन गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो भारत के जितने भी वायसराय हैं उनको बारे में जानेंगे। तो इसीलिए हमें सबके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हम इसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि आपको इसको बहुत अच्छे से बता देना, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है।
अब हम लोग भारत के जो है आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय के बारे में जानेंगे कि भारत के वायसराय कौन कौन से थे। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले बात करें तो लॉर्ड कैनिंग याद रखेगा, ये जब आए थे तो मैंने भी बता दिया था गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन भारत के वायसराय बन गए। तो याद रखना इनका कार्यकाल कब से कब है, तो 1856 से लेकर 1862 तक। तो इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ 1857 का विद्रोह। तो आपसे पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग समय में हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था और विधवाओं के विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था और उनसे उत्पन्न बच्चों को भी वैध संतान मानी जाएगी। तो विधवाओं के पुनर्विवाह को जो है लागू किसने किया था अधिनियम को, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग लागू किया था। कब लागू किया था, तो 1856 में। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसके अलावा 1858 का एक्ट द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा। और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। तो पहला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर बम्बई में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। और ये तीनों विश्वविद्यालय किस के कहने बनाए गए थे, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के कहने पर बनाए गए थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच कहने बनाए गए थे। कब, 1854 के द्वारा अनुशंसा पे 1857 में ये बनाए गए थे, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे बनाए गए थे। ये याद रखना सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है। इसके अलावा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसके अलावा इसमें भारतीय दंड संहिता 1861 इसके समय बनाया गया था, जिसके तहत जो है जिसे हम आईपीसी कहते थे। इसके अलावा जो याद रखना भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये था। और विभागीय प्रणाली किसने शुरुआत किया था, तो विभागीय प्रणाली मतलब कह सकते हैं इसको कहते थे पोर्टफोलियो सिस्टम। तो विभागीय प्रणाली शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसके समय में शुरू हुआ, अलग अलग विभाग बनाए जाने लगे। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस आते हैं, 1863 से लेकर के याद रखना 1869 तक हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1869 तक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति जो है रिंग फेस की नीति किसने अपनाया था, सर जॉन लॉरेंस ने भी अपना लिया था। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। इसने 1866 में उड़ीसा और 1868-69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में भयानक अकाल इसके समय में पड़ा हुआ था और बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की गई। तो याद रखना यूरोप से भारत तक जो है तार बिछाया गया था, केबल बिछाया गया था जो है समुद्र के रास्ते। तो याद रखना यूरोप से भारत के बीच में संचार व्यवस्था क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था सर जॉन लॉरेंस के समय में। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो आते हैं, याद रखना 1869 से लेकर के 72 तक। तो ये लॉर्ड मेयो याद रखना काम क्या किए थे, तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने, आज भी ये कॉलेज है। इन्होंने इनके समय में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1872 में और इनका कार्यकाल के दौरान इनका जो है इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर, अंडमान में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो अफगान में ये गए थे, अफगान में वहाँ के कैदियों से मिलने गए थे, तो वहाँ पर जो है इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, किसका, लॉर्ड मेयो का। ठीक है, ये ऐसा पहले व्यक्ति जिनकी हत्या भारत में हुई है। इसके अलावा आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आते हैं, ये 1872 से 1876 तक थे। बिहार में अकाल पड़ा था इनके समय में जो है, कब, तो 1873 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कूका आंदोलन जारी रहा और 50 कूका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया था इनके समय में, बहुत चर्चा था। और 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी और अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ना। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन आते हैं, 1876 से लेकर के 1880 तक। इनका कार्य बहुत विवादित कर रहा है। क्या किया इन्होंने दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था, कब, 1876 से 78 तक। जिस समय अकाल पड़ गया उस समय याद रखना एक तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे, तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया, तो याद रखना 1877 में। और यह भी याद रखिएगा 1877 में महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कहाँ पर, मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया आप देख लीजिएगा, ये मुंबई में इन्हीं के जो है शासनकाल में बनाया गया था, इन्हीं के स्वागत के लिए महारानी के। अच्छा, अकाल से भिन्न जो अकाल से राहत देने के लिए इन्होंने, जब बहुत विरोध हुआ तो इन्होंने जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया था। ये कब, 1878 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये अकाल आयोग कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, जो है इनके समय में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी 1877 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। तो कौन कब कब हुआ है ये लिस्ट में दे दे रहा हूँ, इसको देख करके याद कर लीजिएगा। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हमारे यहाँ किया गया है। अब आते हैं, अगला है आपका प्रसिद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट जो है कब लाया गया था, 1878 में लाया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया था, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, कब, तो 1878 में, याद रखिएगा। इसमें वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले, मतलब जो है ICS की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इसने 21 वर्ष से आयु को घटा के करना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था, जिससे भारतीय शामिल न होने पाए। ठीक है। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी समय में हुआ था, जो कब, तो याद रखना 1878 से जो है 80 के बीच हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो काम इन्होंने खराब किया था उस काम को ठीक किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया। तो लॉर्ड रिपन कब से कब थे, 1880 से लेकर 1884 के बीच में। तो इनके समय में याद रखना प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। तो 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम पूछा जाएगा किसके समय में आया था, एक्ट आया था, याद रखना लॉर्ड रिपन के समय में आया था। तो भारत में कितने फैक्ट्री अधिनियम आए हैं ये मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कौन कौन से जो है कारखाना अधिनियम कब आए थे, किसके समय में आए थे। ये पूरा वीडियो रोक करके पूरा इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस समय, 1882 में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। और याद रखना हंटर जो कमीशन था ये किसके लिए था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये प्राइमरी, ये जो है बुनियादी शिक्षा के लिए था, बुनियादी शिक्षा के लिए था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था हंटर आयोग, कब, लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। इसने प्रसिद्ध इलवर्ट बिल विवाद इसके समय हो गया था। तो इलवर्ट बिल विवाद कब हुआ था, 1800 कब हुआ था, 83 में हुआ था। तो विवाद का कारण क्या था, इसमें यह बताया गया था कि जो भारतीय जज होंगे, अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति है, अगर वो जज बन जाता है तो वो अंग्रेजों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकता है। यही था इलवर्ट बिल विवाद, इसीलिए इनको इस्तीफा देकर के रिपन को भारत से वापस जाना पड़ गया था। सारे अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया कि एक भारतीय हमारे प्रति निर्णय नहीं दे सकता है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि इलवर्ट बिल विवाद किस समय में हुआ था, रिपन समय में। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था 1882 में, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम कहते हैं। ठीक है। इसके समय में जनगणना प्रणाली की स्थापना 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर के समूचे भारत की जनगणना कराई गई थी, और जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष पर कराने का निर्णय लिया गया था। तो याद रखना भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी। लेकिन ये नियमित नहीं हो पाई थी, तो नियमित जनगणना 1881 शुरू हुई और यह लगातार होती चली आई है। तो 2011 तक लगातार हुई है, अब 2027 में होने की घोषणा की गई है। ठीक है। तो याद रखना यहाँ 2011 तक नियमित जनगणना लगातार होती रही है हमारे यहाँ। ठीक है। इसके अलावा इसने जो है अकाल संहिता 1883 में अस्तित्व में आया था, याद रखना है। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त कर दिया था, किसने, याद रखना लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा इसने जो है सिविल सेवा की जो परीक्षा थी जो 19 साल कर दी गई थी, उसको फिर बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया, और भारतीयों को हथियार रखने के लिए भी इसने लाइसेंस को फिर से बहाल कर दिया। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन आते हैं 1884 से 1888 समय में। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इनके समय में हुआ था, 1800 याद रखना 1885 से 86 में आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया था 1885 में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बंगाल कृषक अधिनियम कब पास किया गया था, 1885 में पास किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन याद रखिएगा कब आए थे, तो 1888 से 1894 तक। इनके समय मणिपुर विद्रोह हुआ था 1891 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इनके समय पारित किया गया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई थी 93 में। तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी 93 में, और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया 91 में आया था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम कब आया था, मैंने अभी बताया सारा,
ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया था। तो 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था रिपन के समय में, दूसरा आया था लेस डाउन के समय में। ठीक है, तो सबको याद रखना होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं तो मॉडर्न इंडिया फिर जो है समझ में लोगों को नहीं आता, इसलिए हमें चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देखने की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं लॉर्ड जो है एलिंगन द्वितीय आते हैं 1894 से लेकर और 1899 तक। ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयंकर अकाल इनके समय में पड़ा हुआ था। लॉयल कमीशन बनाया गया था, याद रखना, एक तो स्टेची कमीशन था, एक लॉयल कमीशन था किसके समय में, तो याद रखना इनके समय बनाया गया था किसके लिए, अकाल आयोग था। तो पूछा जाएगा अकाल आयोग दूसरा कौन था, लॉयल कमीशन था, और कब बनाया गया था, तो 1895 में बनाया गया था जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी समय तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। तो तिलक द्वारा जो है शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, ये सब इन्हीं के समय में शुरू किया गया था। अब आते हैं चापेकर बंधु। तो याद रखना चापेकर बंधु जो थे वो पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया था 1897 में। क्यों किया था, क्योंकि ये लोग जो है याद रखना सूखा पड़ने की वजह से वहाँ प्लेग बीमारी फैल गई थी, और प्लेग बीमारी चूहों से फैलती है और उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। तो ये चापेकर बंधुओं ने क्या किया, उनकी हत्या कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों की। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल हमारे समय में बहुत विवादित रहा है हमारे देश के इतिहास में। तो 1899 से लेकर के 1905 तक कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। इनके समय में बहुत सारे काम हुए हैं, सबको याद रखना होगा। पहला है आपका 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देख रेख के लिए नियुक्ति की गई। तो कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब की गई थी, 1901 में, लॉर्ड कर्जन समय में। इनके समय में नए प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत गठन किया गया था। तो जहाँ पर याद रखना उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के ही नेता कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। तो यह कर्जन के समय में ही बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था 1904 में। भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था 1905 में। इस समय में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में। किसके समय में, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन समय में। तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेजर जो है आयोग किसके समय बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो पुलिस आयोग के लिए बनाया गया था, पुलिस में सुधार करने के लिए बनाया गया था। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। अधिनियम की स्थापना की गई थी 1902 में। सर एंटी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था। तो अकाल आयोग याद रखना, बहुत सारे अकाल आयोग हैं, तो याद रखना एक जितने अकाल आयोग हैं मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, इसको देख के याद कर लीजिएगा। तो किसके समय कौन कौन सा अकाल आयोग है ये भी पूछा जाएगा। तो याद रखना मैकडोनल्ड आयोग भी कैसा था, एक अकाल आयोग था, ये भी याद रखना। ठीक है, जो अकाल से लोगों को राहत के लिए किया गया था। इन्हीं समय में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पास किया गया था 1904 में। इसके द्वारा जो है भारतीय जो पुरातात्विक स्थल है उनका संरक्षण करने के लिए किया गया था। इनके समय सबसे विवादित काम क्या था, बंगाल विभाजन था। 1905 में बंगाल विभाजन इनके समय हुआ था। इसके अलावा इन्होंने सिंचाई आयोग की स्थापना किया था। किसकी अध्यक्षता में, तो सर जो है कॉनिक स्टॉक जो है क्रीफ की अध्यक्षता में इन्होंने सिंचाई विभाग की स्थापना किया। इन्हीं समय में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था और पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन बनाया गया था, पुलिस विभाग में क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए। तो भारतीय रेलवे का सबसे अधिक विस्तार अगर किसी समय में हुआ है तो कर्जन के समय में हुआ है, और कर्जन ने 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया था जो आज भी कायम है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक। तो याद रखना लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया, जहाँ से ये जो है बहुत ज़्यादा विवादित रहा। तो याद रखना इनके समय में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। आंग्ल रूसी मित्रता हुई थी 1907 में। जो आंग्ल मतलब रूसी मतलब कि अंग्रेज और रूस मित्र बन गए थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 में। तो याद रखना खुदीराम बोस को फांसी जो है किस केस में हुई थी, तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के लिए गए थे, तो इसीलिए जो है इनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। इसके अलावा याद रखिएगा इनके समय में क्या हुआ था, तो भारतीय परिषद अधिनियम अथवा माल्य मिंटो सुधार लाया गया था, याद रखना 1909 में। और इसी 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दिया गया। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, और कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक आपका कौन सा गरम दल में बट गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं 1910 से लेकर के 1916 तक। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। याद रखना दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है इन्हीं समय में हुआ था। किस समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय में हुआ है। ये दोबारा आप देख लीजिएगा, दिल्ली दरबार को मैंने यहाँ दे दिया है, तो दूसरा दिल्ली दरबार इन्हीं समय में हुआ था। और दिल्ली दरबार के द्वारा ही कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो है क्या किया गया, दिल्ली में ही बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। और किसने किया था, तो जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, दिल्ली दरबार के आयोजन के समय में। भारत की राजधानी कलकत्ता से जगह पे किसको बना दिया गया, दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी की घोषणा कब की गई, ये पूछा जाए तो 1911 में है। और दिल्ली राजधानी बनाई कब गई, तो 1 अप्रैल 1912 को बनाई गई है। तो 1 अप्रैल याद रखना क्या है, तो 1 अप्रैल मूर्खता दिवस माना जाता है, मूर्ख दिवस। तो 1 अप्रैल को दिल्ली मूर्ख दिवस की राजधानी बना दिया, तब से हम पूरे भारतवासियों को लोग मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है नेता लोग। आगे बढ़ते हैं। हॉर्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था, जिसे हम दिल्ली बम कांड कहते हैं। राज बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया था, लेकिन वो बच गए थे। कब, तो 23 दिसंबर 1912 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इन समय में हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो लॉर्ड हार्डिंग समय में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, 14 में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही आए थे। इसके अलावा गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया था इन्हीं समय में, 1915 में। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं 1916 से लेकर के 1921 तक। तो इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई, तो इनके समय में याद रखना, तिलक और जो है एनी बेसेंट द्वारा अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। किसके समय में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड समय में। इन सब के बारे में आगे बताऊंगा मैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड समय में हुआ था। इसके अलावा भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति दी गई थी 1918 में। ठीक है, इसके समय इन्हीं समय में रूलट एक्ट लाया गया था 1919 में अप्रैल में। और इसी के तहत जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसको रोकने के लिए इसी को काला कानून या फिर बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में इन्हीं समय में हुई थी। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो किसके समय में शुरू किया था, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके समय में शुरू किया था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड समय में शुरू किया था। कब, अगस्त 1920 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में की गई थी 1916 में इनके समय में। ये भी याद रखना कि प्रथम विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था, पूना में 1916 में। इसके अलावा सर SP सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर बनाए गए थे, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा पर सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1917 में। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। शिक्षा के लिए था सैडलर आयोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं समय में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। मांटेव चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया था 1919 में, जिसे 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 के बीच में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में। यह तीसरा भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, कहाँ पर, केरल में हुआ था। इनके समय में याद रखना, गांधी जी यहाँ जाकर के मोपला विद्रोह को समाप्त कराया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके समय में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, याद रखना, जिसमें जो है किसको फांसी हो गई थी, तो याद रखना राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। ठीक है, अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी 1926 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल गठन किया गया था 1924 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 से लेकर के 1931 तक। इनके समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। तो पूछा जाएगा साइमन कमीशन की जब नियुक्ति की गई थी तो भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन का विरोध हुआ था 1928 में, जिसे साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी इन्हीं समय में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और सैंडर्स की हत्या की गई थी इनके समय में। और दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया था, बम फेंका था बहरे लोगों को सुनाने के लिए। ठीक है, कब, तो 8 अप्रैल 1929 में। इनके समय में शारदा विधेयक अधिनियम लाया गया था 1929, जिसके द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। पूछा जाएगा बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब लाया गया था, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की लाहौर की एक जेल में मृत्यु हो गई थी। तो 1900 कब हुई थी, 1929 में हो गई थी। ठीक है, वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया था 1929 में। ठीक है, इसके अलावा
कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। कब? तो याद रखना 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य घोषित कर दिया था। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकाला था इन्हीं समय में, तो 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं समय में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही थी। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और ये भी याद रखिएगा, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और इसी के बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन आते हैं 1931 से लेकर के 1936 तक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था इन्हीं समय में। ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया था। तो सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा ही दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा कर दिया था। ये भी याद रखना 1932 में, जिसे हम कहते हैं पूना में किया था। ठीक है, बाद में पूना समझौता हुआ किसके बीच में? तो याद रखना अंबेडकर और गांधी के बीच में। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1933 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था इन्हीं समय में 32 में किया गया था। और भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1935 में, लॉर्ड विलिंगटन के समय में लाया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं 1936 से लेकर के 1943 तक आते हैं। इनके समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया था। जो है कब? 1934 में, जिसे हम कहते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, वापस ले लिया गया था। नए चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकारें स्थापित की। द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं समय में हुआ था। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो लीग और अंबेडकर ने, मतलब मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने क्या किया था? मुक्ति दिवस मनाया था कांग्रेस से। ठीक है, इसके बाद आते हैं हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र दोबारा अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी के विरोध के कारण बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और एक नई पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, इसको कहते हैं त्रिपुरी संकट कहा जाता है। और त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव, तो अगर पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। कब? तो 1940 में लाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखना 1940 में। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, इसी क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, कब? 1940 में शुरू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी 1941 में और रंगून बर्मा पर जापान ने बम गिरा दिया था, इसी समय में हुआ था। इन्हीं समय में याद रखना जो है कृष्ण के नेतृत्व में जो है कृष्ण मिशन भारत आया था 1942 में, मार्च में इन्हीं समय में आया था। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव करवाया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो शुरू हुआ था किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। क्वेश्चन बार बार आता है। गांधी, याद रखना, अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन 0 आवर के तहत। इसके अलावा अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। कराची में दिया था 1944 में। विभाजन करो और जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। फिर आते हैं लॉर्ड बेबल आते हैं 1943 से लेकर के 1947 तक आते हैं। ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद बेबल भारत के वायसराय बने। तो चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। इसके अलावा बेबल के समय में याद रखिएगा बंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ था 1946 में। ये बहुत महत्वपूर्ण 18 फरवरी को, इसे हम शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं। ये विद्रोह बंबई में हुआ था। इसके अलावा चेन्नई में हुआ था, कराची में हुआ था, जबलपुर में हुआ था। इन्हीं समय में कैबिनेट मिशन भारत आया था, मार्च 1946 में आया था और इसी के कहने पर हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, इन्हीं समय में हुआ था। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन किया गया था 2 सितंबर जो है 1946 को किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इन्हीं समय में, बेबल समय में। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, तो याद रखना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बन गए कब? तो 1945 में वहाँ पे चुनाव हुआ, कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो याद रखना एटली बन गए। तो अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दिया था। कब? तो याद रखना 1947 में 20 फरवरी को किया था। किसने? तो क्लेमेंट एटली ने कर दिया था। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना 1947 से लेकर के 1948 तक थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता होने के समय ये भारत के क्या थे? तो याद रखना ये भारत के गवर्नर जनरल थे। जून 3 मतलब 3 जून प्लान के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो 3 जून योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया था 4 जुलाई 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना भारत के अंतिम वायसराय भी थे, ये भी याद रखना, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया था तो इन्हें भारत का जो है क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो याद रखना ये भारत के अंतिम और पहले गवर्नर जनरल हैं अंग्रेज के रूप में, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और यह भारत के अंतिम वायसराय थे। फिर आते हैं आपका सी राजगोपालाचारी आते हैं 1948 से 1950 तक। तो याद रखना 24 जनवरी 1950 तक ये जो है भारत के क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया तो 47 में, तो 48 में इनको बनाया गया था क्या? तो इनको बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखना 24 जनवरी के दिन जो है 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये पूरा गवर्नर जनरल, वायसराय, सबको मैंने एक तरह से बता दिया है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।